हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभी। तो आज के इस वीडियो में हम गति के समीकरण को निकालेंगे और वो भी ग्राफी विधि से हम निकालेंगे और देखेंगे किस तरीके से निकालते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और काफ़ी सारी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप जा करके देख सकते हैं। 9th 10th 11th 12th के लिए काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोडेड हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर हमने एक वेग, आप समझते हैं ना, वेग मतलब वेलोसिटी और समय यानी कि टाइम के बीच एक ग्राफ बनाया हुआ है, जिसमें कोई भी एक तो देखिएगा यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी बॉडी है, कोई भी वस्तु है और उसका वेग जो है प्रारंभ में कितना होता है, u। ठीक है, प्रारंभ में वेग u होता है और जैसे जैसे समय बीतता है यानी कि जब समय t पर पहुँचता है तो उसका वेग कितना हो जाता है, v। ठीक है, u क्या है, आपका प्रारंभिक वेग है। देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं ग्राफ से। ठीक, ये देखिए प्रारंभ जब समय शुरू हुआ यानी कि जब t बराबर 0 था तो उसका प्रारंभिक वेग कितना था, u। और जब समय t हो गया तो उसका वेग कितना हो गया, वस्तु का v हो गया। ठीक है, यानी कि 0 से t समय में उसका वेग u से v हो गया। तो यहाँ पे चूँकि हम ग्राफ विधि से हल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं OA बराबर u। ठीक है, और ये क्या है, आपका प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक मतलब कि शुरुआत में प्रारंभिक वेग। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर इसको कोई नाम दे दे, मान लो इसका नाम है, इस पॉइंट का नाम है C। तो देखिए जो आपका BC है ये वाला, ठीक है, BC बराबर क्या है, अगर आप देखें तो ये बराबर है V के। ठीक है, और V आपका क्या है, अंतिम वेग है। ठीक है, अंतिम वेग है। ठीक, और इस तरीके से यहाँ पे आइएगा देखते हैं। देखिए अब सबसे पहले हम सारी चीज़ों को यहाँ पे समझ गए हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं त्वरण की परिभाषा क्या होती है। त्वरण की परिभाषा, त्वरण की परिभाषा से, त्वरण की परिभाषा से हम क्या जानते हैं कि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समयांतराल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वेग में परिवर्तन कितना हुआ। मान लो अगर त्वरण हमारा a है, त्वरण को हम a से दिखाते हैं, a से फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन, देखो वेग में परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अगर हम देखें तो हमारा प्रारंभिक वेग क्या है, AO है, यहाँ पे लिखा है, और अंतिम वेग क्या है, BC। तो अगर हम त्वरण लिखें, त्वरण व वेग परिवर्तन मतलब कि BC माइनस OA। ठीक है, अच्छा इसको हमने क्यों लिखा, क्योंकि पहले हम ग्राफ भी से हल कर रहे हैं इसलिए हमें ग्राफ के जो नोटेशंस है उनको यूज करना पड़ेगा। तो वेग में परिवर्तन, तो हमने बताया अंतिम वेग पहले लिखते हैं, तो अंतिम वेग हमारा BC है यानी कि V है, तो यहाँ पे लिख, और प्रारंभिक वेग हमारा क्या है, OA है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, और बटे में समय अंतराल हम लिखते हैं। तो देखिए अंतिम समय हमारा क्या है, T, और जब हमने प्रारंभ किया तो समय क्या था, 0। यहाँ पे हमने बताया कि समय क्या है, 0 है। आइए देखते हैं, तो A बराबर क्या हो जाएगा, देखो BC का अगर हम मान रखें तो BC हमारा क्या है, V है, माइनस OA क्या है हमारा, OA हमारा क्या है, U। ठीक, U लिखते हैं, और बटे में T में से 0 जाएगा, T आएगा। अगर हम यहाँ पे त्रिय गुणा कर देते हैं इसका इसमें, तो ये हो जाएगा AT बराबर V माइनस U। ठीक है, और जो हमारा फार्मूला होता है वो अगर हम U को इधर लेते आए तो V बराबर हो जाएगा U प्लस AT। ठीक है, तो यही हमारा जो है गति का पहला समीकरण होता है, V बराबर U प्लस AT, जहाँ पर आप समझ सकते हो A क्या है, त्वरण है, T समय है, U क्या है, प्रारंभिक वेग है, और V क्या है, अंतिम वेग है। ठीक है, तो ये पहला समीकरण जो है हमारा वो इसका निगमन हो गया। ठीक है, आइए दूसरा समीकरण देखते हैं। दूसरा समीकरण हमारा क्या होता है, दूसरा समीकरण होता है हमारा S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए दूसरा जो समीकरण होता है हमारा, वो हमारा क्या होता है, विस्थापन और समय के बीच का संबंध होता है। तो देखिए विस्थापन का मतलब कि जैसे अगर कोई भी वस्तु थी जिसका वेग समय जब 0 था तो u था, और समय t में उसका वेग कितना हो गया, v हो गया। तो इस मतलब कि 0 से t समय में उसके द्वारा कितनी दूरी चली गई, अगर हमें दूरी निकालना है, ठीक है, वस्तु द्वारा समय t में
में चली दूरी बराबर, अगर हमें चली गई दूरी निकालना है तो क्या करना होगा, जो आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है, एरिया बराबर मतलब एरिया मतलब AOCB, ए मतलब कि ये पूरा जो एरिया आपको दिख रहा है इसका अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें तो वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी होगी। आइए देखते हैं, देखिएगा वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी बराबर होगी किस एरिया का क्षेत्रफल, चाहे आप ABCO ले लें या AOCB ले लें, बात एक ही हुई। तो इसको हम लिख सकते हैं ABCO और फिर A लिख देते हैं, जिससे पता चले कि ABCOA यानी कि इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल। समझ में आया ना, का क्षेत्रफल। अगर हमें वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी निकालना है तो हमें क्या करना होगा, जो ये पूरा एरिया दिख रहा है इसका, ये जो पूरा आपको दिख रहा है इसका एरिया निकालना होगा। तो देखो इसको मान लेते हैं, देखो अगर हम लिखना चाहें ABCOA इसका क्षेत्रफल अगर लिखना चाहें तो देखिए इसमें इस आकृति में दो आकृतियाँ दिख रही हैं। एक तो हमें त्रिभुज दिख रहा है ABM, ठीक है, ये त्रिभुज दिख रहा है, और दूसरा चीज़ क्या दिख रहा है AMCO, ये एक रेक्टेंगल यानी कि आयत दिख रहा है ना। तो इस पूरे आकृति को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक तो ये ऊपर वाला त्रिभुज और एक नीचे वाला ये आयत। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो देखिएगा इस आकृति का जो क्षेत्रफल है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला जो होगा हमारा वो होगा त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका क्षेत्रफल धन किसका क्षेत्रफल OAMC का क्षेत्रफल। अच्छा OMC क्या है, एक आयत है, ठीक है। आइए देखते हैं, देखो त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो त्रिभुज का सूत्र हम जानते हैं कि ये बराबर होता है 1/2 गुणे आधार। अच्छा इस त्रिभुज ABM का आधार क्या है, आधार है AM, ठीक है। तो आधार गुणे ऊंचाई होता है, ऊंचाई क्या है, ये BM आपको जो दिख रहा है ये इसकी ऊंचाई है, तो इसको लिख सकते हो BM, ठीक। धन देखो OAMCO, ठीक है, या AMC आपको जो दिख रहा है ये पूरा एरिया, ये क्या एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई हम ले लेते हैं हमारा OC, ठीक, और चौड़ाई क्या है इसकी मान लेते हैं OA, ठीक, OA। चलिएगा देखो वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी बराबर था इसका क्षेत्रफल जो कि बराबर था इतने के क्षेत्रफल का, और फिर हमने इसको फार्मूले के रूप में लिख दिया। अब वस्तु द्वारा चली गई दूरी को हम s से लिखते हैं ना, समीकरण में s से लिखते हैं, और s बराबर हो जाएगा, इनका मान रखते हैं, देखो 1/2 AM का मान रखते हैं। देखो AM क्या होगा, AM ये मान क्या होगा, ये मान इसके बराबर है ना, और ये किसके बराबर है t के। देखो यहाँ से यहाँ तक का समय कितना है, t है ना, AM किसके बराबर होगा t के। तो यहाँ पे हम t लिख देते हैं गुणे में BM क्या है, देखो BM का मतलब इतना है, देखो BM का मतलब इतना है, देखो पूरा कितना था B था, ठीक है। अगर हम पूरे में से इतना डिस्टेंस निकाल दें, पूरे में से इतना डिस्टेंस निकाल दें तो क्या इतना ये बचेगा, ठीक, यही हमें निकालना था BM। तो इसका मतलब हो गया पूरा कितना है B, और इतना निकालो B, इतना क्या है, इतना हमारा U है। देखो O से A तक कितना है, देख लो U है ना। तो अगर पूरे में से हम इतने को निकालते हैं यानी कि पूरा B में से U को निकालते हैं तो हमें इतना मिलेगा। तो BM का मान क्या हो जाएगा B माइनस U, ठीक, प्लस OC देखते हैं, देखो OC क्या है, OC T है हमारा, ठीक है, T गुणे OA क्या है, देखो OA अगर हम इसको देखें OA तो हमारा क्या है, ये U है, ठीक है। आइए देखो मान रखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये हो क्या जाएगा, अगर हम रखें तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक, और ये T है, T लिख लो। एक चीज़ यहाँ पे और आपको देखनी है, देखो समीकरण 1 से हम देखते हैं, देखो समीकरण 1 से, समीकरण हमारा 1 क्या है, समीकरण ये है। यहाँ से अगर हम U को इस साइड लेके आए तो V माइनस U बराबर क्या हो, देखो V इस U को इधर लाए माइनस हो गया, बचेगा क्या, बराबर AT हो जाएगा कि नहीं ना। इसको रख देते हैं, रखने पर देखो रखने पर क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन यहाँ लिख देते हैं 1/2 T है, T लिखो, देखो V माइनस U क्या है AT हमने लिख दिया, प्लस U और T UT हो गया, ठीक है। तो गुणा करते हैं 1/2 A है, A लिखो, और 2 बार T है तो T² प्लस क्या हो जाएगा UT, और देखो इस ये क्या है, किसके बराबर, S के। इसको क्रम से लिखते हैं तो S बराबर हो जाता है UT पहले लिख लो प्लस हाफ
AT², ठीक है, समझ में आ गया। यस बराबर UT प्लस हाफ AT² जो है ये दूसरा हमारा समीकरण हो गया। इसको समीकरण हम 2 नाम देते हैं, ठीक है। तो 2 समीकरण इस तरीके से प्रूफ हो गए। आइए तीसरा समीकरण देख लेते हैं। देखिए जो हमारा तीसरा समीकरण होता है, हम जानते हैं तीसरा समीकरण बराबर होता है किसके, अगर हमें तीसरा समीकरण निकालना है तो हम समीकरण देते हैं V² बराबर होता है U² प्लस 2AS, ठीक है। ये हमारा क्या है, समीकरण हो गया। विस्थापन और त्वरण के बीच का संबंध होता है। आइए देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे। देखिए यहाँ पे जो वस्तु का विस्थापन है, ठीक है, यानी कि t समय में वस्तु का अगर विस्थापन हम निकालते हैं, ठीक है, तो t समय में वस्तु का विस्थापन क्या होता है। देखो हमने बताया कि विस्थापन अगर आपको निकालना है तो क्या करना होगा, इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है, पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकालना होगा। और देखो ये जो आपको आकृति दिख रही है ये एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज कैसे है, देखो समलंब चतुर्भुज की मैं आपको परिभाषा बताता हूँ कि समलंब चतुर्भुज क्या कहता है। समलंब चतुर्भुज कहता है कि समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होगा, यानी कि ये भुजा इसके समांतर होगी, ये भुजा इसके समांतर नहीं होगी। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें जो चतुर्भुज बना हुआ है हमारा ABC और O, तो देखो ये भुजा जो है इस यानी कि AO भुजा क्या है, BC के समांतर है और AB भुजा OC के समांतर नहीं है। तो t समय में वस्तु का विस्थापन बराबर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, ठीक है, जो हमने आकृति आपको दिखाई है, ये आकृति इसका क्षेत्रफल। और ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है। तो t समय में वस्तु का विस्थापन बराबर हो जाएगा समलंब समलंब चतुर्भुज का नाम लिख देते हैं। चतुर्भुज का नाम क्या हो जाएगा, ABCOA का क्षेत्रफल, ठीक है, ये होता है। आओ देखते हैं t समय वस्तु का विस्थापन जो होगा, विस्थापन को हम S से लिखते हैं, बराबर हो जाएगा समलंब चतुर्भुज ABCOA का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल। देखो इनमें समांतर भुजा क्या है, AO और BC, इसका योगफल ले लेते हैं। तो AO प्लस BC और इनके बीच की दूरी का गुणनफल होता है। इनके बीच की दूरी क्या है, अगर देखें ये 2 समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी क्या है, OC है, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी क्या लिख लेते हैं, OC लिख लेते हैं। आइए मान रखते हैं S बराबर 1/2 गुणे AO प्लस BC। देखो AO क्या है, AO अगर हम ध्यान से देखें AO क्या है हमारा U, ठीक है, U है प्लस, और BC क्या है, देखो BC क्या है, पूरा यहाँ से यहाँ तक ऊपर से ये पूरा V है हमारा, यहाँ पे V लिख देते हैं। और इंटू OC क्या है, देखो OC अगर हम देखें OC यहाँ से ये है, देखो OC क्या है हमारा T है, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। आइएगा देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 से देते हैं। देखो समीकरण 1 से, देखो समीकरण 1 से क्या करना है, t का मान निकालना है। देखो t का मान निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं V माइनस यू बराबर AT। हमने किया क्या, इस u को हम इधर लेते आए, माइनस में हो गया, और यहाँ से t का मान निकालेंगे तो V माइनस यू बटा A बराबर क्या हो जाएगा, t का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, से इतना, ठीक है। अगर हम t का मान इसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो S बराबर 1/2 u प्लस भी, u प्लस भी पर लिखते हैं u प्लस भी, और t का मान लिखते हैं, t का मान क्या है, v माइनस यू बटा A, ठीक। देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हो 1/2, ये है आपका v प्लस यू, इसको लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो v माइनस यू, और बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा A, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, S बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1/2 A आगे लिख लो। देखो A प्लस बी, A माइनस भी आपको दिख रहा होगा ना, इसको लिख सकते हैं V² माइनस U², ठीक है। अब 2A का गुणा इधर कर दो तो ये हो जाएगा 2AS बराबर V² माइनस U² हो जाएगा, और U² को इसके साथ कर लो तो ये हो जाएगा V² बराबर U² प्लस 2AS, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गति का जो हमारा तीसरा समीकरण होता है वो समीकरण हो जाएगा V² बराबर U² प्लस 2AS, ठीक है।
तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं ग्राफी विद पे। आप इसको एक बार अगर नहीं समझ में आए तो एक बार इस वीडियो को और देखिएगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।